नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रात की जिसने भोपाल शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। 2 और 3 दिसंबर 1984 की वो काली रात जब हवा में मौत घुल रही थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से निकली जहरीली गैस ने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों को जिंदगी भर का दर्द दिया। ये कहानी है लापरवाही की, कॉरपोरेट लालच की और उन मासूमों की जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो आइए इस त्रासदी की पूरी कहानी जानते हैं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऊपरी झील और छोटी झील जैसे जलाशय हैं। 11वीं सदी में परमार वंश के राजा भोज ने इनकी स्थापना की थी। शहर का नाम संभवतः भोजपाल से भोपाल रखा गया। 18वीं और 19वीं सदी में भोपाल पर बेगमों का शासन रहा, जिनमें नवाब सिकंदर बेगम और सुल्ताना जहां बेगम प्रसिद्ध थी। ताज उल मस्जिद भारत की सबसे मस्जिदों में से एक और मिंटो हॉल जैसे स्थल भोपाल के स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। भोपाल अपनी गंगा यमुनी तहजीब और स्वादिष्ट व्यंजन जैसे भोपाली पाया और साहित्य सांस्कृतिक उत्सवों के लिए भी मशहूर है। दोस्तों, यूनियन कार्बाइड का भारत में प्रवेश और फैक्ट्री की स्थापना 1969 ईस्वी में की गई। यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। 1969 में भोपाल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसका उद्देश्य कीटनाशक, खासतौर पर सेबिन नाम के कीटनाशक का उत्पादन करना था, जो भारतीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण था। उस समय भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने की नीति थी और इस फैक्ट्री के स्थानीय स्तर पर रोजगार अवसर पैदा करने की उम्मीद थी। फैक्ट्री भोपाल की काली पैरेड क्षेत्र में बनाई गई, जो घनी आबादी वाले इलाकों के करीब थी। यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपनी हिस्सेदारी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड यानी UCIL के माध्यम से रखी, जिसमें भारतीय सरकार और निजी निवेशक का भी हिस्सा था। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC एक रासायनिक यौगिक है जो कीटनाशक उत्पादन में इस्तेमाल होता है। यह गैस अत्यंत विषैली है। हवा में मिलने पर यह आंखों में जलन, सांसों की तकलीफ और कुछ ही मिनटों में मृत्यु का कारण बन सकती है। MIC को स्टोर करने के लिए विशेष सेफ्टी उपायों की जरूरत होती है, जैसे कम तापमान और मजबूत टैंक। हालांकि भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में इसके खतरे के बारे में न तो कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था और न ही स्थानीय प्रशासन को। बावजूद मैनेजमेंट ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया। इस अज्ञानता और लापरवाही ने 1984 जैसी त्रासदी को जन्म दिया। 2 दिसंबर 1984 की वो सर्द रात, सारा शहर सो रहा था, लेकिन यूनियन कार्बाइड के कारखाने में एक त्रासदी जन्म ले रही थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC गैस का एक टैंक 610 अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जंग खाई पाइप, बंद पड़ी सुरक्षा प्रणालियां और लापरवाह प्रबंधन, ये सब मिलकर एक ऐसी तबाही की नींव रख चुके थे जिसने लाखों जिंदगियां बदल दी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कई साल पहले से होती है। यूनियन कार्बाइड, जो एक अमेरिकी कंपनी है, 1969 में भोपाल में अपनी फैक्ट्री लगाई। कीटनाशक बनाने के लिए MIC जैसे खतरनाक रसायन का इस्तेमाल शुरू होता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन 1980 के दशक आते आते कंपनी मुनाफे की दौर में लागत कटौती पर उतर आई। रेफ्रिजरेटर यूनिट बंद कर दी गई जो MIC को ठंडा रखती थी। वेंट गैस स्क्रबर और फ्लेयर टावर, जो गैस रिसाव को रोकते थे, वो भी निष्क्रिय पड़े थे। प्रशिक्षित कर्मचारियों की जगह अनुभवहीन लोग काम कर रहे थे। रखरखाव उसका तो नाम ही नहीं था। इससे पहले कई बार छोटे मोटे हादसे हो चुके थे। 1981 में एक बार फॉक्सीजन गैस का रिसाव हुआ। 1982 में एक कर्मचारी की मौत भी हुई। कर्मचारी यूनियन चीख चीख कर फैक्ट्री से बोल रहा था कि यह फैक्ट्री बम की तरह है, लेकिन प्रबंधन के कान पर जू तक नहीं रेंगी। और सिर्फ कंपनी ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार भी सो रही थी। नियमित निरीक्षण नहीं हुए, लाइसेंस आसानी से मिलते रहे। कारखाना शहर के बीचों बीच था, आसपास बस्तियां थी, लेकिन किसी को परवाह नहीं था। एक शख्स था, पत्रकार राजकुमार केसवानी, जिसने 1982 में ही खतरे की घंटी बजा दी थी। अपने अखबार राप्ती संदेश में उन्होंने लिखा और कई सारी लेखों की श्रृंखला लिख डाली, जिसमें फैक्ट्री की जर्जर हालत और संभावित त्रासदी की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि MIC कितना खतरनाक है और अगर रिसाव हुआ तो पूरा शहर तबाह हो सकता है। लेकिन उनकी आवाज को
सुनने वाला कौन था? ना तो कंपनी ना सरकार। केसवानी की चेतावनियां अखबार के पन्नों तक सिमट कर रह गई। 2 दिसंबर 1984 की रात को वो हुआ जिसका डर था। टैंक नंबर 610 में पानी चला गया। रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई और देखते ही देखते 40 टन MIC हवा में फैल गई। गैस का घना बादल बस्तियों की ओर बढ़ा। लोग नींद में थे जब उनकी आंखों में जलन और सांसों में दम घुटने लगा। हजारों लोग सड़कों पर दौड़े दौड़े भागे, लेकिन गैस से बचना नामुमकिन था। सुबह तक भोपाल मातम में डूब चुका था। आधिकारिक आंकड़ों की माने तो 2259 मौतें दर्ज की गई, लेकिन असल संख्या तो और भी कई ज्यादा है। समय के साथ 15 से 20 हजार लोग मारे गए। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। आंखें खराब होना, फेफड़ा बेकार होना, त्वचा का जल जाना, गैस का पूरे हवा में फैल जाना, यहाँ तक कि मिट्टी और पानी भी जहरीला हो जाना। कारखाने के आसपास का भूजल आज भी जहरीला है। लोग दूषित पानी पीकर बीमार पड़ रहे हैं। फसलों में जहर जो कैंसर और सांस की बीमारियों को जन्म दे रहा है। लंबे समय का असर और भी भयानक था। गैस पीड़ितों में कैंसर और फेफड़ों की बीमारियां आम हो गई। यूनियन कार्बाइड ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सरकार के साथ मिलकर मुआवजे का खेल खेला गया। 1989 में $470 मिलियन का समझौता हुआ, जो पीड़ितों की संख्या के हिसाब से बेहद कम था। सफाई का जिम्मा भी अधूरा रहा। डाउ केमिकल, जिसने यूनियन कार्बाइड को खरीदा, आज भी कहता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकारें भी चुप रही। ना पर्याप्त मुआवजा, ना इलाज, ना ही पूरी सफाई। भोपाल की वो रात सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये कॉर्पोरेट लालच, सरकारी लापरवाही और इंसानी जिंदगियों की अनदेखी थी। राजकुमार केसवानी की चेतावनी से लेकर आज तक भोपाल करा रहा है। गैसों का जहर सिर्फ हवा में नहीं, लोगों के दिल में बसा है, जो न्याय के इंतजार में है। त्रासदी का मुख्य आरोपी था यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन। उसे 6 दिसंबर 1984 को गिरफ्तार किया गया, लेकिन अगले ही दिन उसे जमानत दे दी गई। वो सरकारी विमान से दिल्ली पहुंचा और वहां से फिर अमेरिका भाग गया। दोस्तों सोचिए, हजारों लोग मरे और मुख्य आरोपी को सजा तक नहीं हुई। पीड़ितों ने इंसाफ के लिए सालों तक लड़ाइयां लड़ी। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने $470 मिलियन का मुआवजा दिया, लेकिन ये रकम उस पीड़ितों के सामने कुछ नहीं था, क्योंकि इस घटना में पूरा शहर तबाह हो चुका था और पीड़ितों की संख्या कई गुना ज्यादा थी। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री ने मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव से हजारों लोगों की जान ली, आज भी अपने जख्मों के साथ जिंदा है। 2025 में इस त्रासदी के 337 टन जहरीले कचरे को भोपाल के पीथमपुर यानी धार मध्य प्रदेश लाया गया, ताकि राम की अनावेयर की फैक्ट्री में इसे जलाया जाए। लेकिन इस फैसले ने पीथमपुर में भारी विरोध को जन्म दिया। स्थानीय लोग, जो पहले से ही औद्योगिक प्रदूषण से जूझ रहे हैं, इस कचरे को अपने क्षेत्र में जलाए जाने से डरे हुए हैं। जनवरी 2025 में पीथमपुर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए। लोगों ने चक्का जाम किया, पथराव हुआ और 2 युवकों राजू पटेल और राजकुमार रघुवंशी ने आत्महत्या की कोशिश की। पीथमपुर बचाओ समिति के संयोजक हेमंत हिरोल ने कहा कि लोग नहीं चाहते कि उनके क्षेत्र में जहरीला कचरा लाया जाए। उन्होंने मांग की कि कचरे की ग्रीन कॉरिडोर बनाकर कहीं और ले जाया जाए। प्रदर्शनकारियों को डर है कि कचरे को जलाने से निकलने वाली गैसें हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला कर देगी, जिससे कैंसर और चर्म रोग जैसी बीमारियां बढ़ेंगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ कचरे का निस्तारण करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रायल रन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 27 फरवरी 2025 से राम की फैक्ट्री में 10 टन कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसकी निगरानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPPCB को दी गई। दोस्तों, एक अनदेखी ने इतने बड़े त्रासदी को जन्म दिया। शायद अगर समय रहते, उस समय अगर पत्रकार केसवानी की बात मान ली गई होती, तो शायद यह हादसा ना होता। शायद अगर सरकारें पहले से सजग होती, यह हादसा ना होता। शायद कंपनी पहले से सजग होती, स्किल लेबर रखती, प्रॉपर सभी चीजों की निगरानी की गई होती, ये हादसा ना होता। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा।
अगर आप भी भोपाल पीड़िता की मदद करना चाहते हैं तो आप उनके बीच जाकर उन्हें कई माध्यम से मदद कर सकते हैं। कई सारी NGOs हैं जो उनके लिए काम करते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।